टाइप डेफ कितने काम की चीज है, पिछली वीडियो के अंदर हमने वो क्लियर कर लिया था। किस तरीके से बड़े नामों को हम छोटे नाम में कन्वर्ट कर सकते हैं टाइप डेफ के थ्रू, वो चीज हमने पिछली वीडियो के अंदर देख ली थी। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं आपसे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में। ठीक है, अब डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होती है उसके बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। उसके कुछ आपको फंक्शंस बताऊंगा कि कैसे आप डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कर सकते हो और क्यों करनी चाहिए और वो होती क्या है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस, आप सभी लोग एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन DMA। ओके, तो सबसे पहले मैं एक फाइल बना लेता हूं यहाँ पर 26 डॉट और उसके बाद अपनी ये है DMA मतलब कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन .c एंटर करते हैं यहाँ पर। और ये हमारी फाइल बन चुकी है। मेन फंक्शन यहाँ पर लिखते हैं फटाफट से और ये हमारा जो मेन फंक्शन है वो तैयार हो चुका है। अब देखो, सबसे पहले देख लेते हैं कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होता क्या है। देखो, C प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो मेमोरी लेआउट है वो क्या होता है। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। जो हमारी मेमोरी है ना उसके अंदर ना 4 सेगमेंट बांट दिए जाते हैं। देखो, सबसे पहला आता है एक सेगमेंट टेक्स्ट। ठीक है, ये क्या सेगमेंट हमारा टेक्स्ट सेगमेंट है। ओके, और टेक्स्ट सेगमेंट हमारा हो गया। और उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर स्टैटिक और ग्लोबल वेरिएबल्स का सेगमेंट। ठीक है, इसके अंदर हमारे स्टैटिक और ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्टैक। क्या आता है? स्टैक। उसके बाद आता है हीप। जो हमारा डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का काम है ये मेनली हमारा हीप का काम होता है। किसका काम होता है? हीप का। अब डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब है जब हमारा प्रोग्राम रन हो रखा हो ना, जब एग्जीक्यूट हो रहा हो। ठीक है, जब हम अपने प्रोग्राम में जैसे वैल्यू एंटर करते हैं या फिर हमारा जो प्रोग्राम है वो चल रहा है। ठीक है, मेन बात आप ये रखो। ठीक है, उस टाइम पे हम वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट करते हैं, मतलब कि वेरिएबल को हम मेमोरी दे सकते हैं। ठीक है, कि भाई ये ले वेरिएबल, तेरी ये जगह है, उसी को कहते हैं हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हो, जैसे कि आपने कोई एरे बनाई कैर की, जैसे कि मैं बनाता हूँ नेम की और उसके अंदर मैं 50 का जो बाइट 50 की जो लेंथ है वो सेव करता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आई है, लेंथ तो आपने 50 की सेव करी। मान लो किसी का नाम है छोटा RAHUL, राहुल नाम है मान लो। 1 2 3 4 5 बाइट उसने ली, बच गई बाकी 45 बाइट, ये वेस्ट गई हमारी, है कि नहीं? ये हमारी वेस्ट गई। तो इसी चीज को बचाने के लिए आप डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का यूज कर सकते हो, क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट एक बड़े प्रोग्राम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर बड़ा आपका कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो आप या फिर कोई बड़ा आप प्रोग्राम बना रहे हो तो उसके अंदर अगर आप मेमोरी मैनेजमेंट नहीं करोगे तो वो एक्स्ट्रा मेमोरी लेगा, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। और आप भी उस सॉफ्टवेयर को यूज करना पसंद नहीं करोगे जो आपकी सारी रैम चूस जाता हो जब भी वो आप उसको चलाते हो। आप भी उस सॉफ्टवेयर को यूज करना पसंद नहीं करोगे। तो साफ सीधी बात है, मेमोरी मैनेजमेंट जिसका अच्छा होगा वो उतना अच्छा, उतना फास्ट, उतना एफिशिएंट सॉफ्टवेयर बना पाएगा। ठीक है, तो हम इन कुछ वीडियोस के अंदर मेमोरी एलोकेशन के बारे में बात करेंगे कि आप कैसे पर्टिकुलर स्पेसिफिक मेमोरी एलोकेट कर सकते हो अपने किसी भी वेरिएबल को, किसी भी एरे को, और उसको साइज जो है वो अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग घटा या बढ़ा सकते हो। मतलब कि अगर मान लो बंदे का नाम 5 अक्षरों का है तो आप ऑटोमेटिकली उसको 5 की एरे दोगे, और अगर उसका नाम छोटा है तो आप उसको ऑटोमेटिकली छोटे साइज की दोगे। तो वो चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आप कैसे करोगे ये सब कुछ। तो मैंने आपको बता दिया कि जो हमारा रैम का सेगमेंट, मतलब कि जो हमारा मेमोरी लेआउट होता है C के अंदर, वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो टेक्स्ट सेगमेंट होता है ना, इसके अंदर आता है हमारा कोड। इसको हम कोड सेगमेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कोड सेगमेंट भी बोल सकते हैं। और जो हमारा सेकंड सेगमेंट है ये स्टैटिक और ग्लोबल वेरिएबल, इसके अंदर आते हैं हमारे सारे के सारे ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, और उनकी वैल्यूज। ओके, और स्टैटिक वेरिएबल, जितने भी हमारे स्टैटिक वेरिएबल्स होंगे उन सब की वैल्यूज इसके अंदर सेव होती है। अब बात करते हैं स्टैक की। अब स्टैक के अंदर क्या हो रहा है, देखो स्टैक के अंदर मैं बताता हूँ आपको। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ग्लोबल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल क्या है तो कोई बात नहीं, आगे आने वाले वीडियोस में हम इनके बारे में पढ़ लेंगे। बस ग्लोबल वेरिएबल मैं आपको बताता हूँ। ग्लोबल वेरिएबल वे वेरिएबल है जो आप फंक्शन के बाहर बनाओगे। क्या बनाओगे? फंक्शन के बाहर जिन वेरिएबल्स को बनाओगे वो है ग्लोबल वेरिएबल्स। और बाकी आप डिटेल में जान सकते हो वेरिएबल स्कोप के बारे में, मैंने वीडियो बना रखी है, उसके अंदर आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि ग्लोबल वेरिएबल कौन से होते हैं, किस किस तरीके से हम ग्लोबल वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। और अगर आपने वो वीडियो देखी तो चलिए आगे शुरू करते हैं। स्टैक के बारे में जानते हैं। स्टैक का मतलब है, स्टैक से आप क्या समझते हो? देखो,
देखो मैं आपको एक बार स्टैक का मतलब बता देता हूँ कि स्टैक का मतलब होता क्या है। मान लो ये एक हमारे पास ट्यूब है या फिर एक बॉक्स हमारे पास, ये रेक्टेंगल शेप का, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक क्या कहते हैं, एक कागज की बॉल बना के डाल दी, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक कागज की बॉल बना के डाल दी इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इन बॉल्स का जो कलर है वो मैंने जानबूझ के अलग अलग रखा है, और फिर मैंने एक और बॉल डाल दी। अब जब मेरे को बॉल निकालनी होगी तो मैं कैसे निकालूंगा, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ऊपर वाली बॉल को निकालूंगा। लास्ट वाली बॉल नहीं निकल सकती, पहले ऊपर वाली निकलेगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जो आखिरी में डली पहले वही बाहर आएगी, जो लास्ट में डली है, लास्ट में इन हुआ है, पहले वही बाहर आएगा। पहले मतलब फर्स्ट और ओ मतलब आउट, पहले वही बाहर आएगा। इसको कहते हैं हम लीफो। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में जाएगा वो पहले बाहर आएगा, ठीक है। ये होता है हमारा स्टैक, जो मतलब कि आखिरी में गया ये पहले बाहर आएगा, ठीक है। इसको हम पॉप करेंगे। पॉप का मतलब होता है बाहर निकालना, जो भी लास्ट में चीज गई है उसको बाहर निकाल दो, वो है हमारा पॉप। और अगर कुछ डालना हो अंदर तो वो हो जाएगा हमारा पुश, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा पुश, कुछ भी अंदर डालना हो तो पहले हमारी ग्रीन बॉल बाहर आएगी, फिर हमारी ग्रीन बॉल बाहर आने के बाद फिर हम ब्लू बॉल को बाहर निकाल सकते हैं, और उसके बाद हम ऑरेंज बॉल को बाहर निकाल सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही काम करता है हमारा मेमोरी के अंदर स्टैक भी। जैसे एक स्टैक होता है, यहाँ पर एक स्टैक है, और हमने क्या किया है, अपने प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन को कॉल किया। जैसे ही मेन फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो यहाँ पे हमारे स्टैक के अंदर मेन फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। एक सेगमेंट बनेगा छोटा सा जिसके अंदर मेन को कॉल किया जाएगा, और जितने मेन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होंगे ना, ये सारे वेरिएबल्स इसके अंदर सेव हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ओके। अब मान लो और भी कोई फंक्शंस है हमारे पास, जैसे fun1 है, ठीक है। fun1 नाम से फंक्शन बना रखा मैंने, एक fun2 नाम से मैंने फंक्शन बना रखा है। और ये जब फंक्शन कॉल किए जाएंगे मेन के अंदर, मान लो अभी मेन जो फंक्शन है वो इतना बड़ा है कुछ, ठीक है। और मान लो यहाँ पे मैंने फंक्शन 1 को कॉल कर दिया, फंक्शन 1 को कॉल कर दिया, तो ये मेन क्या है, वहीं पे रुकेगा। पहले कहेगा पहले फंक्शन 1 को कॉल करो पहले। अब यहाँ पे एक और फंक्शन का स्टैक बनेगा, यहाँ पे fun1 को कॉल किया जाएगा, और यहाँ पे जो जितने भी उसके वेरिएबल्स है वे आएंगे। जब इसकी कॉलिंग कंप्लीट हो जाएगी, जब ये फंक्शन रिटर्न कर देगा या फिर इस फंक्शन का काम कंप्लीट हो जाएगा, तब ये फंक्शन यहाँ से हट जाएगा, वापिस अपना जो प्रोग्राम है वो मेन फंक्शन पे आ जाएगा, मतलब कि आगे बढ़ जाएगा। वो प्रोग्राम जो है वो आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। जैसे अगर मान लो आगे जाके printf फंक्शन आया, तो वो भी तो एक फंक्शन है ना, तो जब तक वो अपना काम करेगा वो स्टैक में आ जाएगा, printf हमारा स्टैक में आ जाएगा, ओके। तो ये चीज हमारी स्टैक ऐसे काम हमारा करता है। अब जितने अंदर इसके अंदर कॉल होते जाएंगे फंक्शन, जैसे कि एक हमारे हमने यहाँ पे fun1 कॉल किया, उसके अंदर हमने कोई और फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर हमने कोई और फंक्शन कॉल किया, तो जैसे जैसे रिटर्न होंगे वापस फंक्शन पे आते जाएंगे, ठीक है। अब ये जो स्टैक मेमोरी है ये भर भी जाती है। ये कैसे भरेगी, देखो, जब मान लो आपने किसी फंक्शन के अंदर, मान लो एक fun3 है, उसके अंदर आपने fun3 को कॉल कर दिया, मतलब उसी फंक्शन को कॉल कर दिया, और यहाँ पर जो है ये फंक्शन अपने आप को कॉल करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। जैसे मैंने आपको रिकर्जन बता रखा है, तो रिकर्जन क्या करता है, एक टाइम पे रिकर्जन का एंड हो जाता है, मतलब कि एक टाइम पे फंक्शन कॉलिंग बंद हो जाती है, फिर वापस से बैक ट्रैक होता है प्रोग्राम हमारा। लेकिन अगर आप कोई कंडीशन ऐसी नहीं लगाओगे जहां फंक्शन जो है लास्ट में रिटर्न ना करे, तो वो अपने आप को कॉल करे जाएगा, और एक टाइम पे जो हमारी मेमोरी है स्टैक वो ओवरफ्लो हो जाएगी। मतलब कि एक मान लो एक लिमिट होती है ना हर एक चीज की, तो जैसे ये भर जाएगी तो वहां पर हमारा स्टैक जो है वो ओवरफ्लो हो जाएगा। उसी को एक कंडीशन को नाम दिया गया है स्टैक ओवरफ्लो, जब हमारा स्टैक भर जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ आया कि स्टैक का मतलब क्या है। अब स्टैक हमारा जो है वो स्टैटिक वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स को यूज कर सकता है जब भी चाहे, मतलब कि इनके अंदर जो ये फंक्शंस कॉल हो रखे हैं ये स्टैटिक और ग्लोबल वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं, और ये अपने अपने वेरिएबल्स को यूज करेंगे जो इनके फंक्शन के हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर हीप की। अब हीप क्या है, हीप एक एक्स्ट्रा स्टोरेज है, ठीक है। हीप एक स्टोरेज है जो कि एक्स्ट्रा बची है, कोई भी उसको यूज कर सकता है, कोई भी उसको आके यूज कर सकता है, लेकिन उसको यूज करने के लिए आपको कुछ फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। ये जो स्पेस है ना ये बिल्कुल फ्री स्पेस होगा, ठीक है। और जब भी आप इस स्पेस को यूज करोगे तो आपको पॉइंटर्स का यूज करना पड़ेगा, मतलब कि आप क्या कह सकते हो, प्रोग्राम को कह सकते हो कि भाई मेरे को ना एक 5 इंटीजर साइज की एरे दे दे, 5 इंटीजर साइज की एरे दे दो। तो ये क्या करेगा, एक 5 इंटीजर साइज की एरे बनाएगा, और उसका जो एड्रेस है वो आपके पॉइंटर में दे देगा, उसका जो एड्रेस है वो आपके पॉइंटर में दे देगा। तो आप उस पॉइंटर के अकॉर्डिंग उस पॉइंटर का यूज करके इस एरे को यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। इसकी कुछ डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज इसलिए हैं कि आप इसका गलत तरीके से प्रयोग करोगे तो ये आपके प्रोग्राम को क्रैश कर सकता है, और हो सके तो ये प्रोग्राम की यूसेज है, मेमोरी यूसेज, उसको बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। देखो अब आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो आपने एक ptr नाम के वेरिएबल में एक एरे बनवाई 3 साइज की, और इसके अंदर इसको सेव कर लिया। अब ptr इसको पॉइंट कर रहा है, अब आपने एक और एरे बनवाई, और उसके अंदर आपने कुछ 2 चीजों को या 4 चीजों को सेव करवाया। अब उसको आपने उसी पॉइंटर से कनेक्ट कर दिया। अब जब आपने
इसके एड्रेस को इस पॉइंटर के अंदर सेव करा तो इस पॉइंटर ने इसके एड्रेस की जगह ये वाला सेव कर लिया, तो मतलब इसका कनेक्शन अब हर जगह से कट चुका है। ये जो मेमोरी यहाँ पर यूज हुई है ये अभी भी यूसेज में है, आपके प्रोग्राम के यूसेज में ये मेमोरी काउंट होगी, पर आप इसको अब एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो ये यहाँ पर एक तरीके से मेमोरी लीक हो चुकी है। मेमोरी क्या हो चुकी है? लीक हो चुकी है, मतलब आप इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, ना ही आप इसको डिलीट कर पा रहे हो। तो इसको बचाने के लिए आपको पहले किसी भी दूसरी चीज को अपने उसी वेरिएबल के अंदर डालने से पहले इसको फ्री करो। अगर आपको इसका यूज नहीं है चाहे तो इसको फ्री करो या फिर इसको किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर पॉइंट आउट करवा दो, ताकि बाद में आप इसको फ्री कर पाओ। आप अगर इसको फ्री कर दोगे तो कोई और प्रोग्राम भी इसको यूज कर पाएगा, लेकिन जब तक आप कोई मेमोरी लेके रखते हो तो उस मेमोरी को कोई और प्रोग्राम यूज नहीं कर पाएगा। यहां तक कि आपका भी प्रोग्राम अगर आप कुछ और एलोकेट करना चाह रहे हो तो उस मेमोरी को यूज नहीं कर पाओगे, आपको अलग से एलोकेट करके मेमोरी दी जाएगी। और जब हीप भर जाती है तो आप मेमोरी ले नहीं पाते हो। जब आप कहते हो कि भी मेरे को इतनी मेमोरी दे दे तो वो आपको नल पॉइंटर रिटर्न करेगा, ठीक है, नल पॉइंटर रिटर्न करेगा। और इसका मतलब है कि उसको इनफ मेमोरी नहीं मिली, हीप के अंदर सारी की सारी मेमोरी जो है वो यूज में है और वो आपको इनफ मेमोरी नहीं दे पाया जितनी आपने मांगी थी। तो ये आपका हीप ऐसे काम करता है और इस तरीके से कुछ डिसएडवांटेज आपका हो सकता है। तो जब भी आप मेमोरी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करोगे तो आपको इन कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आप एक पर्टिकुलर मेमोरी को एलोकेट करते हो, मतलब कि यूज करते हो, तो यूज करने के बाद उस मेमोरी को फ्री कर दो, ठीक है, यूज करने के बाद उस मेमोरी को फ्री कर दो। तो इन कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने इन चीजों का ध्यान रख लिया तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन आप इजीली कर लोगे, ठीक है। अब मैंने आपको बता ही दिया कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होती क्या है। ये होती है हमारी प्रोग्राम जब रन टाइम में है, मतलब कि रन टाइम में मेमोरी को एलोकेट करना, रिक्वेस्ट करना कि मेरे को इतनी मेमोरी चाहिए, ठीक है। रन टाइम का मतलब है एक तो हम डायरेक्ट वेरिएबल बना देते हैं कोड के अंदर, एक है कि हमें नहीं पता कितनी मेमोरी हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो उतनी मेमोरी को एलोकेट कर लेना रन टाइम में, उसको कहते हैं हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। आप जो आपने मेमोरी एलोकेट करी है, जो रिक्वेस्ट करी है, उसको आप बाद में रीसाइज भी कर सकते हो रन टाइम में, मतलब आप चाहो तो उसका साइज बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। तो यहाँ पर बहुत यूजफुल है ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का सिस्टम। तो अब यहाँ पर आपको ये चीज तो समझ आई गई होगी। अब डायनामिक मेमोरी एलोकेट करने के लिए कुछ फंक्शंस हैं जो कि आपको यूज करने पड़ेंगे सी के अंदर। अब वे फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से फंक्शन है, यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ। एक तो है हमारा मेलोक, MALLOC, ठीक है, M मेलोक, ओके। दूसरा है हमारा कैलोक, तीसरा है हमारा री एलोक। अब मैं इसको आपको इजीली, आपको ये नाम ना बहुत अजीब से लग रहे होंगे, मैं आपको इन नाम को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा। खैर याद तो करने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। एक हमारा फ्री, जब भी हमें किसी मेमोरी को फ्री करना हो तो हम इस फंक्शन का यूज करेंगे। ये चार हमारे फंक्शन है जिनसे हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को बहुत बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं, ठीक है। अब ये कैसे संभालना है, कैसे इनको यूज करना है, कौन सा फंक्शन किस काम में आता है, वो सभी हम डिस्कस करेंगे। एक बार मैं आपको इनके नाम का मतलब बता देता हूँ। देखो यहाँ पे एलोक से आप क्या समझते हो? एलोक का मतलब है एलोकेशन, मतलब कि मेरे को इतनी मेमोरी चाहिए। एम का मतलब है मेमोरी, क्या है? मेमोरी। मेमोरी एलोकेट करना, मेमोरी एलोकेट तो आप अपने आप समझ जाओगे। एम मेलोक का मतलब है मेमोरी को एलोकेट करो। अब कैलोक का मतलब है कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन। एलोक मतलब एलोकेशन, सी मतलब कॉन्टिग्यूस, ठीक है। अब री एलोक मतलब री एलोकेशन, जो मेमोरी हमने ली थी उसका हमें साइज अगर चेंज करना है तो हम री एलोकेशन का फंक्शन का यूज करेंगे। फ्री का तो आपको पता ही है। अब ये वो फ्री नहीं है कि फ्री में दे दो, है ये है कि जो आपने मेमोरी एलोकेट कर ली, अब आपको अगर उसका यूज नहीं है तो उसको फ्री कर दो, तो उसको फ्री कर दो। तो ये है इस फंक्शन का मतलब। मेलोक का समझ आ गया, जब आप हीप से मेमोरी को रिक्वेस्ट कर सकते हो, ले सकते हो किसी पॉइंटर के अंदर, और ये जो है ना एक ब्लॉक देगा आपको, एक कंप्लीट ब्लॉक देगा आपको। क्या देगा? एक कंप्लीट ब्लॉक ऑफ मेमोरी देगा। और ये देगा कॉन्टिग्यूअस, मतलब कि अगर आप इसको कहोगे कि भाई मेरे को इंट के साइज की 4 मेमोरी ब्लॉक चाहिए, 4 मेमोरी ब्लॉक, तो ये कैसे देगा आपको? ऐसे 4 मेमोरी ब्लॉक देगा। कॉन्टिग्यूअस मतलब कि सारे के सारे कंटिन्यू में होंगे, ठीक है। अब इसके अंदर फंक्शन क्या है, दोनों आप सेम तरीके से यूज कर सकते हो। और इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा काम के टाइम पे, मतलब जब मैं आपको इनकी डेफिनेशन मतलब कि करके दिखा रहा हूँ। मेनली देखो इनका जो सिंटैक्स है वो कुछ ऐसा होता है, जैसे कि आपने एक पॉइंटर बनाया PTR नाम से, और PTR आप क्या करोगे, PTR इक्वल टू आप यहाँ पे उसका टाइप कास्ट आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, कि जो मेमोरी एलोकेट हो रही है वो किस टाइप की होगी उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो आप लिखोगे मेलोक, ठीक है। मेलोक के अंदर आपको यहाँ पे भेजना पड़ता है कि
कि कितने साइज, कितने नंबर ऑफ बाइट की आपको मेमोरी चाहिए, कितने नंबर ऑफ बाइट की आपको मेमोरी चाहिए। ये है आपका मेलोक का सिंटैक्स। और यहाँ पे आपको टाइप कास्ट करना होता है, मतलब कि आपको किस चीज की चाहिए, जैसे कि आपको इंटीजर पॉइंटर की चाहिए या फिर किस टाइप की आपको वो जो मेमोरी है वो कौन से टाइप की चाहिए। ओके, यहाँ पे आपको वो देना पड़ता है, ठीक है। और इसके अंदर आप साइज दोगे। अब देखो एक चीज मैं बताता हूँ आपको, मान लो आपको 4 इंटीजर की चाहिए। अब आपको पता है इंटीजर का साइज है वो 4 बाइट होता है, लेकिन वो आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है। वो आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है, कहीं कहीं पर किसी आर्किटेक्चर में इंट का साइज 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, ठीक है। 8 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। लेकिन आपको क्या पता, आपको नहीं पता ना कि भाई कितना जो इंटीजर है वो कितने बाइट की जगह लेगा किस टाइप के प्रोसेसर में। तो आप एक फंक्शन का यूज कर सकते हो जिसका नाम है साइज ऑफ। ये एक फंक्शन है जो कि आपको पर्टिकुलर चीज का साइज रिटर्न करके देता है। अगर आप इसके अंदर लिखोगे इंट, तो ये आपको इंट का साइज जितना भी लेता होगा उस आर्किटेक्चर के अंदर, तो ये आपको रिटर्न करके दे देगा। जैसे 4 लेता है तो 4, 2 लेता है तो 2, किसी भी चीज का आप साइज निकाल सकते हो साइज ऑफ फंक्शन से। तो यहाँ पर देखो, मेरे को अगर 4 इंटीजर की स्टोरेज चाहिए, अब मेरे को नहीं पता कि 4 इंटीजर मतलब एक इंटीजर कितनी जगह लेता है किस आर्किटेक्चर में, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ये लगा दूंगा जैसे कि 4 इंटू में साइज ऑफ इंट, ये मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये इंट मेरे से गलत लिखा गया, यहाँ पर इसको ठीक कर देते हैं एक बार, साइज ऑफ इंट ये हो गया। अब मतलब कि 4 जितना भी इंट का साइज होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंट की जगह मेरे को यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये हमारा मेलोक का और कैलोक का हमारा क्या होगा, वैसे तो सेम होगा, ये चीज हमारी सेम होगी सारी की सारी। और यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो तरीका है मेमोरी लेने का वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। मतलब कि कितने इंटीजर चाहिए, मान लो हमको 4 चाहिए, कोमा लगाएंगे, हमको मल्टीप्लाई का साइन वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले हमको चाहिए कि कितने ब्लॉक चाहिए, आपको कितने ब्लॉक ऑफ मेमोरी आपको चाहिए, वो हमको यहाँ पर देना पड़ेगा साइज। और उसके बाद हम यहाँ पे जो मेमोरी लेंगे वो उसका साइज देना पड़ेगा। जैसे कि साइज ऑफ, मैं यहाँ पे देता हूँ साइज ऑफ इंट, इंट यहाँ पे हम दे देंगे और ये हमारी जो है 4 इंट के साइज की मेमोरी हमारे पास एलोकेट होके आ जाएगी। ऐसे ही हमारा रीएलोक भी काम कर रहा है। मान लो हमने ये जो हमारी चीजें ये सारी सेम होने वाली है, यहाँ पे री एलोक आ जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे हमको वो पॉइंटर देना है जो पहले यूज किया जा चुका। मतलब कि मान लो हमने 4 की साइज ली थी पहले, अब हमको वो 6 की करनी है, अब हमको वो 6 की करनी है, तो हमने पीटीआर लिया, अब यहाँ पे हमको वो 6 की करनी है, तो नया साइज यहाँ पे देना पड़ेगा। नया साइज मतलब कि मैं इसको यहाँ पे देता हूँ 6, और 6 इंटू में हमारा साइज ऑफ इंट, ये हमारा यहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे कुछ फंक्शंस ऐसे काम करते हैं। और जब हमारा उस पॉइंटर का काम हो जाता है, उस मेमोरी का काम हो जाता है, तो हम उस फंक्शन को, फ्री फंक्शन को यूज करके उस पीटीआर नाम की, जो पीटीआर पे जो लोकेशन पे जो मेमोरी है, ठीक है, जो पीटीआर जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है वो मेमोरी फ्री कर सकते हैं हम इस फ्री फंक्शन का यूज करके। तो ये हमारे कुछ फंक्शन है जो मैंने आपको बता दिए। अब इसमें मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ आपको। ये तो डिफरेंस आपको साफ पता चल रहा होगा, ये तो साइज चेंज करने के लिए आप यूज कर सकते हो रीएलोक का, ठीक है। मेलोक आपको एक पूरा का पूरा ब्लॉक देता है, और ऐसा नहीं है कि आपको पूरा ब्लॉक दिया तो आप उसमें 4 इंटीजर नहीं सेव कर सकते। यहाँ पे आपने एक मेमोरी मांगी है जो कि 4 इंटीजर के साइज की हो, तो यहाँ पर आप 4 इंटीजर भी सेव करवा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। ये भी आपको कॉन्टिग्यूअस मेमोरी देगा 4 इंटीजर की। और इनके अंदर फर्क क्या है, इनके अंदर रैंडम नंबर होंगे, ठीक है, इनके अंदर गार्बेज वैल्यू होगी। तो गार्बेज वैल्यू तो मैंने आपको बता ही रखी है कि गार्बेज वैल्यू इन सभी के अंदर क्या होगी, गार्बेज वैल्यू होगी। लेकिन कैलोक का जब आप यूज करोगे तब इनके अंदर 0 होगा। क्या होगा, 0। ओके, तो ये आपको डिफरेंस, मेन डिफरेंस आपको पता लग ही गया होगा। इनके अंदर 0 होगा जब आप कैलोक का यूज करोगे, और मेलोक का जब आप यूज करोगे तो उनके अंदर गार्बेज वैल्यू मिलेगी। अब इनको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि हम कैसे इनको यूज करेंगे। अब आपने अगर मेरी पॉइंटर्स की वीडियो पहले देखी है और उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा है, तो आपको अब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी जब मैं पॉइंटर का यूज करूंगा। तो सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, एक पॉइंटर बनाते हैं, एक यहाँ पर इंटीजर पॉइंटर बनाते हैं ptr नाम से, ठीक है। और उसके अंदर मैं मेमोरी को लेऊंगा यहाँ पर, ठीक है। क्या लूंगा, मैं मेमोरी को एलोकेट करवाऊंगा। कैसे, सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइप कास्ट करूंगा, जो कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो इंट पॉइंटर के रूप में मेरे को वो मेमोरी चाहिए, और यहाँ पे मैं लिखूंगा मेलोक, ठीक है। मेलोक मैंने लगा दिया है। अब यहाँ पे मैं सेमीकोलन भी लगा दूंगा। अब मेलोक के अंदर हमको क्या देना पड़ता है, मेलोक के अंदर हमको देना पड़ता है कितने साइज की, मतलब कितने बाइट्स ऑफ मेमोरी आपको चाहिए हीप में से, ठीक है। तो मेरे को चाहिए मान लो 4 इंटू में साइज ऑफ, जो मैंने आपको फंक्शन बताया था
उसका आपको यूज करना है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर आप ब्रैकेट लगाओगे और इसके अंदर आपको साइज देना, जैसे कि मेरे को इंट चाहिए तो मैं यहाँ पर इंट भेज दूंगा। मतलब ये एक इंटीजर का साइज निकाल के या लाके यहाँ पे रखेगा और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देगा और जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे मेलोक के अंदर जाएगी और मेलोक उसके अकॉर्डिंगली मेमोरी बनाएगा हीप के अंदर और उसकी जो स्टोरेज का जो एड्रेस है, उस मेमोरी का जो एड्रेस है वो इस पॉइंटर के अंदर आके सेव हो जाएगा। अब मैं अगर फॉर लूप लगाऊं, यहाँ पे एक फॉर लूप लगाते हैं और हम इसको एक बार प्रिंट करवा के देखते हैं। आई लेता हूं मैं, इसकी वैल्यू में 0 रखता हूं और जो हमारा जो आई है वो जब तक छोटा है 4 से और आई जो है प्लस प्लस होता रहेगा, आई जो है प्लस प्लस होता रहेगा। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ प्रिंट एफ के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा वैल्यू एट परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी। यहाँ पे मैं डॉट लगाता हूँ और यहाँ पे मैं बैकस्लैश एन भी रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा एक तो आई, उसके बाद पीटीआर का आई, जो भी पीटीआर का जो ऑटोमेटिकली ये एड्रेस उठा लेगा वहां पे पहुंच जाएगा। अब मैं इसको सेमीकोलन लगाता हूँ और इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। एक बार देखते हैं कि ये क्या काम करता है या नहीं, और अगर काम नहीं कर रहा है तो इसके अंदर क्या एरर आए हैं जो हम देखने वाले हैं। तो ये देखो, इसने हमको कुछ फालतू की गार्बेज वैल्यूज यहाँ पर दे दी हैं। ओके, अब मेरे को गार्बेज वैल्यू तो नहीं चाहिए तो मैं इसके अंदर इस लूप को डुप्लीकेट करता हूँ। एक बार पहले हम इसके अंदर वैल्यूज देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज दूंगा और वैल्यूज के लिए मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ एंटर वैल्यू ऑफ। ठीक है, यहाँ पर मैं स्कैनएफ दूंगा। स्कैनएफ के अंदर आपको बताइए स्कैनएफ का कैसे यूज करते हैं, परसेंटेज डी लगाएंगे यहाँ पर और उसके बाद कोमा लगाएंगे और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करेंगे, पीटीआर लिखेंगे, पीटीआर के बाद यहाँ पे लिखेंगे आई। मतलब कि जो भी यहाँ पर जो इसका एड्रेस होगा उसके अंदर ये जो वैल्यू है इसको सेव कर दो। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, उसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे स्कैनएफ के बाद और इसको सेव करेंगे प्रोग्राम को और इसको यहाँ पे रन कर देंगे। रन करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ दिखेगा कि एंटर वैल्यू ऑफ 0। इसके अंदर मैं दे देता हूँ यहाँ पर 4, एंटर करते हैं, फिर मैं देता हूँ 5, फिर एंटर करते हैं, फिर मैं देता हूँ 6, एंटर करते हैं और ये तो एक और वैल्यू, हाँ 4 वैल्यू मांगेगा ना, फिर मैं 7 देता हूँ। तो यहाँ पे देखो 0 पे हमारी 4 है, उसके बाद हमारी 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 है। ये आपको डॉट दिख रहा होगा, आप सोच रहे हो, कभी कंफ्यूज हो रहे हो ये डॉट साथ में क्यों आ रहा है, ये यहाँ पे मैंने डॉट लगा रखा है इसलिए ये डॉट आ रहा था। अब मैं इसको अगर रन करवाऊं तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। 4 5 6 7 एंटर करता हूं तो यहाँ पर देखो वैल्यू एट 0 इज 4, वैल्यू एट 1 इज 5, वैल्यू एट 2 इज 6, वैल्यू एट 3 इज 7। यहाँ पे ये हमारे पास आ चुकी है। अब देखो ये मैंने कंप्लीट कर लिया है, मेलोक का मैंने आपको यूज करके दिखा दिया। अब सेम टू सेम आपका जो है कैलोक भी ऐसे ही काम करता है। फर्क देखो मैं अभी बता देता हूँ आपको। यहाँ पे हमने मेलोक का यूज किया है, मेलोक फंक्शन का हमने यहाँ पे यूज किया। अब हम करने वाले हैं कैलोक फंक्शन का यूज, CALOC। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम अनकमेंट करते हैं एक बार और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैलोक। अब देखो यहाँ पर ना मैं काफी देर से नोटिस कर रहा हूँ, यहाँ पर भी एक, जब हम इस पे काम कर रहे थे यहाँ पर भी एक येलो वार्निंग साइन आ रहा था, यहाँ पर भी एक सेम टू सेम येलो वार्निंग साइन आ रहा है। ये देखो यहाँ पे आपने कैलोक का यूज किया है, यहाँ पे आपने मेलोक का यूज किया है, ये कहीं पर फंक्शन है नहीं। वैसे तो हमारा जो कंपाइलर है वो इतना स्मार्ट है कि वो निकाल के ले आ रहा है इनकी चीजें, और लेकिन ये जो वार्निंग के साइन है इनको हटाने के लिए आपको एक फाइल यहाँ पे इंक्लूड करनी पड़ेगी, #include, जिससे कि ये जो फंक्शन है stdlib.h के अंदर ये रियलिटी में फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, मेलोक और कैलोक, जितने भी हमारे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन वाले जो फंक्शंस हैं। अब देखो यहाँ पर हमको साइज देना है और इसके अंदर मैं दूंगा 4। अब जो हमारा कैलोक है ये इस तरीके से काम करता है, मतलब कि हमको 4 चाहिए, कितना, साइज ऑफ 8। ठीक है, हमको 4 इंटीजर का साइज की एरे यहाँ पर चाहिए। ठीक है, और जो हमारे पास प्रिंट होके आएंगी बाय डिफॉल्ट वैल्यू वो 0 होंगी। देखो मैं इसको कमेंट करता हूँ एक बार और फिर आपको मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पर अब इसको रन करते हैं और रन करने के बाद आप यहाँ पे देखना जो वैल्यूज हमारी 0 आ गई है, जो कि मैंने आपको बताया था कि कैलोक के अंदर जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो 0 आती है। ठीक है, अब हम इसको जो है यहाँ पर सेम टू सेम इसको यहाँ पर हम ये अनकमेंट करेंगे, उसके बाद इसको रन करेंगे। रन करने के बाद यहाँ पर हम वैल्यू देंगे 4 5 6 7, एंटर करते हैं तो 4 5 6 7 जैसे हमने मेलोक के अंदर किया था वैसे ही हमने कैलोक के अंदर भी कर दिया। लेकिन अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 5 कर दूं, अगर मैं वो मेमोरी एक्सेस करने की कोशिश करूं जो हमने ली ही नहीं तो क्या होगा। देखो यहाँ पर 4 5 6 7। ठीक है, अब मैंने प्रिंट किया तो देखो चौथे वाले में क्या है हमारा, मतलब 5वीं जो हमने वैल्यू ली नहीं वो कुछ और वैल्यू आ गई है, यहाँ पर गार्बेज वैल्यू आ गई है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो मेमोरी आप नहीं यूज कर रहे हो उसको एक्सेस करने की भी कोशिश मत करो,
वरना वहां पर आपको जो प्रोग्राम है उनमें एरर आ सकते हैं, वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है, आपको गार्बेज वैल्यू आएगी वहां पर आपकी। ठीक है, तो ये चीज है थी जो मैंने आपको दिखानी थी, वो मैंने आपको दिखा भी दी है। और कैलोग का आपको इस तरीके से यूज करना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर री एलोक की। किसकी? री एलोक की। अब देखो यहाँ पर मैं कमेंट आउट करता हूँ इसको, और यहाँ पर री एलोक को यूज करने से पहले मैं एक काम करूंगा, एक सेकेंड, ये जो फंक्शन है ये मैंने मेन के नीचे बना लिया, मेन के अंदर लेते हैं इसको एक बार। अब यहाँ पर मैंने एक पॉइंटर बनाया कैलोग का, और उसके अंदर मैं सेम टू सेम यही काम कर रहा हूँ जो मैंने आपको करके दिखा दिया। ठीक है, अब मान लो मेरे को क्या करना है, मेरे को इसकी जो वैल्यू है वो चेंज करवानी है, मतलब कि इसकी जो क्या कहते हैं इसको, जो साइज है वो चेंज करवाना है। तो मैं कैसे करवाऊंगा, देखो यहाँ पर मैं पीटीआर लिखूंगा, पीटीआर इक्वल टू, ठीक है। अब किस टाइप का जो हमारा जो ये पॉइंटर था, किस टाइप का था, ये हमारा इंट स्टार टाइप का था, मतलब इसके अंदर भी हमको टाइप कास्टिंग तो देनी पड़ेगी। यहाँ पे हम री एलोक का यूज करेंगे, री एलोक फंक्शन को हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हमको पॉइंटर देना है, क्या देना है यहाँ पे हमको पॉइंटर। कौन से पॉइंटर की हमको वैल्यू जो लोकेशन है वो बढ़ानी है या घटानी है, ठीक है, बढ़ानी है या घटानी है। उसके बाद हमको साइज देना है, ठीक है। अब साइज हम कैसे देंगे, मान लो ये हमने 4 की ली थी जगह, ठीक है, ये हमने 4 की जगह ली थी। अब उसके बाद हमको यहाँ पर क्या करना है, उसके बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पर 6 की जगह हो, ठीक है। यहाँ पे हमने 4 की ली थी, अब मैं चाहता हूँ कि 6 की हमारी ये जो ये पीटीआर है ये 6 की एरे को एलोकेट करे, इसके अंदर एक 6 इंटीजर की एरे आ जाए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 4 इंटीजर की एरे थी, अब मैं चाहता हूँ कि इसी को चेंज कर दो, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जो हमने मेमोरी एलोकेट की थी उसको फ्री करके एक नई मेमोरी हमारे पास एलोकेट हो जाएगी। देखो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे मेरे को 6 मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ इंट, ठीक है, साइज टी मैंने गलत लिख दिया, साइज ऑफ लिखना था मेरे को। और यहाँ पे सेव करते हैं इस प्रोग्राम को, और यहाँ पे शायद कोई एरर आ रहा है, एक सेकंड, सेमीकोलन लगाना भूल जाता हूँ मैं, क्योंकि मैं इस लैंग्वेज में ज्यादा काम नहीं करता ना, मेरी जो मेन लैंग्वेज जो पाइथन जावास्क्रिप्ट है, इसलिए कंफ्यूजन हो जाती है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं 4 लिखता हूँ, 5 लिखता हूँ, 6 लिखता हूँ, 7 लिखता हूँ और एंटर करता हूँ। जैसे मैंने एंटर किया तो मेरे पास जो है नई मेमोरी एलोकेट होके आ गई थी, ठीक है, नई मेमोरी। और भी उसके बाद मेमोरी मेरे पास मतलब कि 6 साइज की होगी, लेकिन हमने प्रिंट कितनी कराई, 4 साइज की प्रिंट कराई, कितनी, 4। अब मैं इसको 6 की कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इसको रन करवाता हूँ तो देखना, मैं वैल्यू दूंगा सिर्फ 4 की, पहली 4 की वैल्यू दूंगा, फिर मैं मेमोरी को मतलब कि साइज को, एरे की साइज को बढ़ाऊंगा। तो देखना यहाँ पे क्या होगा, अब देखो 4 5 6 एंड 7 एंड ये देखो यहाँ पे क्या हुआ। ये जो रियलॉक फंक्शन है ना, वैसे तो ये मेललॉक की तरह काम करता है, किसकी तरह, मेललॉक की तरह काम करता है। मतलब कि इसने हमको 6 साइज की एरे तो दे दी है, ठीक है, और पुरानी जो वैल्यू थी 4 वे उसने रिप्लेस भी कर दी है, लेकिन यहाँ पर हमको रैंडम वैल्यूज मिल रही है, गार्बेज वैल्यू मिल रही है। अब मैं इनको चेंज भी कर सकता हूँ, जैसे कि मैं जो मैंने यहाँ पर साइज एरे बनाई थी, इसको मैं अगर बाद में चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैंने 4 की बनाई, फिर मैंने चेंज करके यहाँ पे 6 की कर दी है। अब मैं यहाँ पर अगर रन करवाऊं इसको, तो रन करवाने के बाद मैं यहाँ पर अगर दूं 4 5 6 7 और उसके बाद यहाँ पर, ओहो गड़बड़ हो गई, यहाँ पे 6 लिखना था। सेव करते हैं, दोबारा से रन करते हैं प्रोग्राम को, रन हो जा 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 यहाँ हमारे पास आ चुकी है। परफेक्टली हमारा जो प्रोग्राम है वो काम कर रहा है। अब मैं आपको एक चीज और दिखाने वाला हूँ, अगर आपको नहीं पता, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पर कमेंट आउट करता हूँ। अगर आपको नहीं पता कि जो पॉइंटर है ये कितने साइज का है, अगर आपको नहीं पता कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, तो आप कैसे प्रिंट करवाओगे, मतलब कैसे चेक करोगे। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पे लिखो प्रिंट एफ के अंदर आप यहाँ पे लिखो साइज ऑफ पीटीआर, साइज ऑफ पीटीआर परसेंटेज डी करके हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, कोमा लगा के हम यहाँ पे लिखेंगे साइज ऑफ पीटीआर, इसके अंदर मैं पीटीआर दे दूंगा, इसके अंदर मैं पीटीआर भेज दूंगा। अब मैं इस फंक्शन को रन करवाता हूं तो देखना हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर एक सेकंड एरर आ गया, रिटर्न 0, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, सेमीकोलन भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, आप भी लगा लेना, आप मत भूलना। हमारे पास साइज आया 4 का, हमारे पास साइज आया 4 का। अब ये क्यों आया 4 का साइज, देखो इसका मतलब ये है कि आप अगर पीटीआर का पूरा साइज फाइंड करने की कोशिश करोगे तो वो आपको 4 देगा। 4 का मतलब है ये क्या कर रहा है, इस पीटीआर, ये पीटीआर का एक पॉइंटर है, और पॉइंटर क्या करता है, मतलब कि ये किसी चीज को पॉइंट करता है, तो जिसको ये पॉइंट कर रहा है वो एक इंटीजर है, और ये सिर्फ एक ही चीज को पॉइंट कर सकता है कि बार में। अगर पूरी एरे है तो वो सिर्फ और सिर्फ पहले वाले एलिमेंट को ही पॉइंट करेगा, ठीक है, पहले वाले एलिमेंट को ही पॉइंट करेगा। जो पहला वाला एलिमेंट है वो इंटीजर है, और वो इंटीजर है तो वो 4 बाइट का होगा, तो ये रिटर्न कर देगा 4 बाइट। ऐसा नहीं है कि आपको ये कंप्लीट साइज बता देगा पीटीआर का, जैसे कि इसके अंदर 6 इंटीजर सेव हो सकते हैं या फिर कुछ इस टाइप से, ये आपको नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो सी के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप पूरी की पूरी एरे को ट्रैक कर पाओ कि वो कितने लेंथ की है, ऐसा आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी आप लूप्स वगैरह लगाओगे तो आपको वहां पर स्पेसिफिक वैल्यू देनी पड़ेगी उस एरे की जो भी आप
यूज कर रहे हो कि वो कितनी बड़ी एरे है, कितनी बड़ी वो एरे हो सकती है, ठीक है। या फिर आप जब डेटा स्ट्रक्चर का यूज करोगे आगे, जब सी प्रोग्रामिंग करने के बाद या फिर आप डेटा स्ट्रक्चर सीखोगे, तो वहां पे आप और भी चीजें सीख जाओगे कि कैसे आप ट्रैक रख सकते हो किसी भी एक एरे का, या फिर वो पॉइंटर वाली एरे हो या फिर एक स्टैटिक एरे हो, उसका आप ट्रैक रख सकते हो, मतलब कि उसका आप लेंथ सेव करवा के रख सकते हो कहीं पर, ठीक है। वो बाद में डिस्कस करेंगे, वो बात की चीजें हैं। तो मेनली मैंने आपको बता दिया। और जब भी आप कोई भी मेमोरी एलोकेशन का काम करो, जब आपको इस मेमोरी की नीड खत्म हो जाए तो आपको क्या करना है, फ्री कर देना है। फ्री कर देना है पीटीआर, ठीक है। आपको क्या करना है, फ्री कर देना है पीटीआर को, ठीक है। आप फ्री पीटीआर लिख दो और फ्री करने के बाद जो मेमोरी है वो ऑटोमेटिकली फ्री हो जाएगी, उसको कोई भी और प्रोग्राम यूज कर सकता है। तो ये जो आपकी वीडियो थी यहाँ पर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की, ये यहीं पर समाप्त होती है। और आगे हम और भी डिस्कशन करेंगे कि कैसे आप डायनामिक मेमोरी एलोकेट करवाओगे, कैसे आप और भी चीजों को यूज कर सकते हो। आगे हम स्टोरेज क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे, किस टाइप की स्टोरेज हो सकती है आपकी सी प्रोग्रामिंग के अंदर, कितने टाइप की स्टोरेज क्लासेस होती है सी के अंदर, वो सब भी हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और गाइज मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो गाइज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे दोस्तों के साथ जो भी सी सीखना चाहता हो आप उसको शेयर कर सकते हैं वीडियो। और कोई भी अगर आप डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, और आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके वहां पर आप अपना डाउट पूछ सकते हो, या फिर आपको कोई डिस्कशन करना है तो वहां पर टेलीग्राम चैनल पर आओ, वहां पर आप डिस्कशन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। ओके, तो गाइस मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।